दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में नेपाल और भारत के संबंधों में तनाव बढ़ गया है। ये रिश्ता दिनों पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है। हम यह भी जानते हैं कि इसका कारण नेपाल सरकार द्वारा नेपाल का स्वीकृत मानचित्र है, जिसमें उन्होंने काला पानी क्षेत्र और लिपुलेख दर्रा नेपाल के आधिकारिक मानचित्र में दिखाया गया है। काला पानी क्षेत्र और लिपुलेख दर्रे का विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। हाल के दिनों में मैंने कुछ लेखों का अध्ययन किया है और उनके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि चीन ने नेपाल को इस क्षेत्र पर अधिकार बढ़ाने के लिए उकसाया है। मैं सभी न्यूज़ चैनलों के सब संपादक का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपने चैनल और ऑनलाइन पोस्ट पर अच्छी जानकारी प्रकाशित कर दी थी। मैं उन्हीं सभी का ऋणी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि चीन ने भारत से नेपाल को अलग करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग कैसा किया है। आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद मैं ऐसा सूचित करना चाहता हूँ कि चीन साम, दाम, दंड और भेद नीति का कैसे उपयोग कर रहा है। ये भेद नीति और कूटनीति भारतीय प्रसिद्ध फिलोसोफर आर्य चाणक्य ने बताई थी। उसका ये चीन नेपाल भारत के विरुद्ध में उपयोग कर रहा है। ये एक युद्ध जीतने के लिए रणनीति है, जिसमें पैसा, दंड और तोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं है। चीन एक साम्यवादी देश है और उन्होंने हमेशा विभिन्न मोर्चों पर भारतीय संस्कृति का विरोध किया। दशकों से चीन भारत को सुरक्षा परिषद की सदस्य का विरोध कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा सलाहकार की सदस्यता से बचाने के लिए वीटो का उपयोग कर रहा है। तो दोस्तों, चलो देखते हैं कौन सी कूटनीतियाँ चीन इस्तेमाल कर रहा है। पहली कूटनीति है साम। एक समय नेपाल और भारत में हिंदू आबादी 85% थी। दोनों देशों में एक आबादी सालों साल कम हो रही है। 2008 में राजेशाही का पतन होने के बाद चीन ने नेपाल में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। नेपाल में दो वामपंथी दल है। 2015 में जब श्री ओली सरकार को बाहर कर दिया गया था, तब चीन इन कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ बातचीत करने के लिए आगे आया था। चीन वामपंथी दलों के संघ के लिए जिम्मेदार है। जब भी कम्युनिस्ट पार्टियों के इन नेताओं में राय में अंतर होता है, तुरंत ही ये नेताओं चीन सरकार से हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं। नेपाल पर अपनी नीतियों का प्रभावित करने के लिए चीन ने हुई योंग नाम का एक दूत भेज दी थी। इस दूत ने अपनी चर्चा को सफलतापूर्वक अध्ययन करके नेपाल पे थोप दिया है। कम्युनिस्ट नेता को चीनी फैसलों का स्वीकार करने और तदनुसार कार्य करने के लिए ये चीनी दूत ने मजबूर किया है। हस्तक्षेप इतना अधिक है कि नेपाली नागरिकों ने इसके मछुआरे व्यवहार को समझ लिया और इसलिए उन्होंने इस चीनी दूत का भारी तरह विरोध किया है। उन्होंने गो बैक यांकी, चीनी दूत वापस जाओ कहते हुए आंदोलन किया। यह स्पष्ट है कि नेपाल के प्रधानमंत्री श्री ओली चीन द्वारा पूरे तरह से नियंत्रित है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि चीन नेपाल की राजनीति में क्यों आ रहा है। बिना स्वार्थ के अपना पैसा और समय राजनीति में क्यों बिताएगा। इस कूटनीति का कारण क्या है। चीन नेपाल पर नियंत्रण करना चाहता है। यदि कोई सरकार नियंत्रित हो जाता है तो राष्ट्र भी नियंत्रित होता है। दूसरी नीति है, उसे कहते हैं दाम नीति और मुद्रा शक्ति। चीन की तुलना में नेपाल आर्थिक रूप से गरीब है। चीन की
लोक संख्या 145 करोड़ है, उसको खिलाने पिलाने के लिए चीन को अधिक भूमि और संसाधनों की आवश्यकता है। दूरसंचार, बुनियादी ढांचे और शिक्षा की विभिन्न परियोजनाओं में के मामले में चीन ने अभी तक $26 बिलियन का निवेश किया है। दुनिया ग्लोबल वॉच एनालिसिस एक संस्था है। उनके विश्लेषण के अनुसार उन्हें पता चला है कि स्विस बैंक खाते में श्री ओली ने 45 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। नेपाल में टेलीकॉम प्रोजेक्ट, डैम प्रोजेक्ट, बिजली परियोजना, यही सब चीनी ठेकेदार को दिया है। जब सरकारी संगठनों के पास ऐसी परियोजनाओं को निष्पादित करने की क्षमता है, फिर भी मिस्टर ओली ने इन चीनी ठेकेदारों को एक परियोजना क्यों दे दी? मिस्टर ओली ऐसे सवालों के घेरे में है। उनके मंत्रियों और कुछ राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा नेपाल में ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। आंतरिक प्रतिरोध के कारण उन्होंने नेपाली नागरिकों को गुस्से को ठंडा करने के लिए कुछ अनुबंध रद्द भी कर दिए। नेपाली सरकार चीनी सरकार के हाथों की एक कठपुतली है। तीसरा बिंदु है दंड नीति या भय नीति। चीन आर्थिक और सैन्य दृष्टिकोण से शक्तिशाली है। आपको ये पता ही होगा, 1950 में चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया था और 10 लाख तिब्बत नागरिकों को मार डाला। तभी 80,000 तिब्बती नागरिक दलाई लामा के साथ तिब्बत छोड़ दिए और भारत में शरण ले ली। चीनी हमेशा भूमि का लालची है। वो एक भूमाफिया है और नियमित रूप से आसपास के देशों को अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। 1962 की लड़ाई में भारत ने अक्साई चीन के नाम पर 62,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खो दिया था। आपको ये भी पता होगा, 1950 के दशक में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने भारत सरकार को इसके बारे में बताया था और चीनी छिपे उद्देश्यों का समझ भी दिया था और उन्होंने संधि का भी विरोध किया था। चीन के पास बहुत बड़ी सैन्य शक्ति है, लेकिन फिर भी इस सैन्य शक्ति के उपयोग बिना वे नेपाल पर कब्जा करना चाहते हैं, ताकि चीन के लिए नेपाल के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सके और नेपाल को अपने स्वायत्त क्षेत्र में रूप में चला सके, जैसे कि उन्होंने 1950 में तिब्बत में किया था। चौथी कूटनीति है भेद नीति, यानी कि संबंधों में दरार करना। नेपाल भारत का बहुत करीबी दोस्त है। अगर भारत नेपाल के साथ अपनी दोस्ती को जारी रखता है तो ये मित्रता बहुत मजबूत बन जाती है। इसलिए चीन के लिए नेपाल पर कब्जा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों के बीच मतभेद बनाओ। चीन ने नेपाल को दोस्तों के बीच काला पानी क्षेत्र कार्ड का उपयोग करने के लिए जरूर उकसाया है। ये बहुत स्पष्ट है। चीन ने कभी भी अन्य देशों को अपने मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन यहाँ चीन भारत नेपाल संबंधों में हस्तक्षेप कर रहा है। क्यों? चीन को अच्छी तरह से पता है कि एशिया में कोई भी देश नहीं है जो नेपाल को संकट के समय मदद करेगा। भारत ही एक देश है जो नेपाल को मदद करेगा। मित्रता के रिश्ते में नेपाल और भारत में नेपाल अगर अलग होता है तो भारत की मदद उसको मिलेगी नहीं। इसलिए चीन नेपाल को चीनी सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए और उसके अनुसार कार्य करने के लिए उकसा रहा है। आप कई लोगों को ये भी मालूम होगा कि एक पुस्तक
दो चीनी सैन्य अधिकारियों ने लिखा था। उसका नाम है अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर। यह पुस्तक बताती है कि मिलिट्री पावर के अलावा जैविक, धार्मिक और सांस्कृतिक सहित विभिन्न रणनीतियों को दुश्मन को जीतने के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चीन नेपाल को पकड़ने के लिए, अपने चंगुल में लेने के लिए कैसे ये 4 नीतियों का उपयोग कर रहा है। नेपाल की आबादी प्रतिरोध से बचने के लिए चीन की सरकार ने स्कूली बच्चों से युवा पीढ़ी तक चीन के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए एक नीति का पालन किया है। नेपाल के छात्रों को शिक्षा सहायक प्रदान करना, शैक्षणिक सामग्री वितरित करना, बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं स्कूलों में चीनी भाषा मैंडरीन को अनिवार्य कर दिया है और ये पढ़ाने के लिए जो शिक्षक है उनका वेतन चीनी सरकार द्वारा दिया जाता है। अगले 10 से 15 साल में यही स्कूल के बच्चे चीन की कम्युनिस्ट नीति के समर्थक बन जाएंगे। चीन के लोगों के बारे में बोलते रहेंगे और चीन सरकार के लिए काम करके ये खुश होंगे। नेपाल की आबादी के प्रतिरोध को कम करने के लिए कई ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रमों का चीन ने भारी मात्रा में उपयोग कर दिया। ये स्कूल जाने वाले बच्चे अपना प्रेम अपने माता पिता के साथ बांटेंगे, चीन सरकार के पक्ष में बोलेंगे और इसलिए इनके गरीब माता पिता सकारात्मक सोच चीनी सरकार के प्रति अनुकूल रखेंगे। इस तरह स्वीट पॉइजन के जरिए चीन नेपाल को तय समय में पानी पीने दे रहा है, यानी कि चंगुल में फंसा रहा है। और एक बात है, पिछले साल में एक बहुत बड़ी संख्या में चीनी पर्यटक नेपाल में जा रहे हैं, जो अतीत में कभी नहीं हुआ। ये पर्यटक नेपाल में जाते हैं और वहाँ निवास भी करते हैं। इस तरह निवास करने वाले चीनी लोगों का उपयोग करके चीन नेपाल को नियंत्रित करना चाहता है। नेपाली लोग चीन के लिए आसानी से काम करते हैं, जो सीधा संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में नेपाल चीन का गुलाम बन सकता है। तो भाइयों और बहनों, इस ड्रैगन का विरोध करो, तभी ये ड्रैगन वापस जाएगा। नहीं तो अगले कई दिनों में एक बड़े ड्रैगन की छाया के तहत नेपाल एक छोटी बिल्ली बन के रह जाएगा। भारतीय आबादी का ध्यान चीन की ओर मोड़ने के लिए चीन ने गलवान घाटी में भारत को भी उकसाया है। वर्तमान नेपाल सरकार साम्यवादी है और यदि नेपाल चीन के हाथों में चला जाता है तो दुनिया का कोई भी देश कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनकी राय है। चीनी सरकार के प्रभाव के कारण आने वाले वर्षों में नेपाल अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, चीन की इन गुप्त क्रियाओं को समझने की कोशिश करो। नेपाली और भारतीय लोग जहां हमेशा सदियों से दोस्त है, उनकी संस्कृति एक है। हिंदू संस्कृति के कारण नेपाल और भारत के लोगों के बीच रोटी बेटी का भी व्यवहार होता रहा है। भारत में 80 लाख नेपाली लोग काम करते हैं। वो हर साल रुपये 10,000 कोटि नेपाल को भेजते हैं। कैलाश मानसरोवर एक पवित्र स्थान है। वहाँ भारत से लाखों हिंदू हर साल काला पानी क्षेत्र से गुजरते हैं। नेपाल के अनुरोध पर
भारत ने पहले ही कई शिविरों से हटाया है। नेपाली लोगों को चीन उकसा रहा है। ये केवल सरकारों के बीच ही नहीं, लेकिन दोनों देशों के नागरिकों के बीच भी मतभेद बना रहा है। जैसे कि श्री ओली ने कहा, श्री रामचंद्र नेपाल के थे, भारत के नहीं थे। और ये श्री मेरा यानी श्री ओली का कहना नहीं है, ये पूरे नेपाल का कहना है। ऐसे बोलकर श्री ओली नेपाल और भारत के नागरिकों के बीच घृणा को प्रज्वलित कर रहे हैं। साम्यवादी नेपाल और चीन इस हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको सभी को ये सकारात्मक रूप से समझाने के लिए और साझा करने के लिए अनुरोध करता हूँ, यानी कि नेपाल आगे जाके कम्युनिस्ट न हो जाए और हिंदू राष्ट्र बना रहे। जय हिंद, जय श्री राम।